Hi guys, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही? कुछ सब्जेक्ट तैयार हुआ? उम्मीद है एक एस्टिमेट बनाओ कि नवंबर के महीने में टारगेट रखो कि क्या क्या तैयार कर ले। हिंदी डन कर लो, हिंदी के आगे डन 100%। आप कम से कम कुछ नहीं करो तो एसएसटी का तो आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। एसएसटी में सिविक्स बताना, बाकी बायो में ज्योग्राफी में उतना कुछ नहीं है। जो ज़्यादा प्रश्न आता है वो हिस्ट्री का ही आता है, तो वो भी आधा तो कम से कम कंप्लीट कर लो। इंग्लिश भी हाफ हाफ कर लो, मैथ भी हाफ हाफ, मैथ तो हाफ से ज़्यादा कर लो। बाकी मेंसुरेशन बचा है बताना, वो बचा है मैथ में। और आप लोग जो है क्या कहते हैं, आप लोग का पेपर 2 भी आधा समझ लो हो गया है। पेपर 1 में भी आधा समझ लो हो गया, तो कुछ तैयार कर लो कि आपकी सेल्फ स्टडी से कितना तैयार। जो बच्चे नोट्स लिए हैं वो तो पूरा फाइनल 100% है कि नवंबर में अपने कोर्स को खुद से ख़त्म कर लें। फ्रेंड्स पढ़ लो, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में खूब करवा दूंगी। पीडीएफ जितना है सिलेबस कवर करवाऊंगी, इसी नवंबर में हो जाएगा, सारा हो जाएगा। मैं रफ्तार पकड़ लूँगी तो सब करवा दूंगी, लेकिन आप लोग की रफ्तार होनी चाहिए कि आप लोग उतना कैप्चर कर पाओ, सीख पाओ। ठीक है, तो टारगेट बनाओ कि ये आपको नवंबर नहीं क्रॉस होना चाहिए किसी भी। अगर 1 दिसंबर से रिवीजन करने पे बैठ गए तभी तो अच्छे से कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि डेट कब आएगी पता नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आप जुड़े हो शानी क्लास साथ, मैं हूँ शाली। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम तक कर लो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम तक कर लो, फिर लीव कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तक बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के बाद रिसर्च अच्छा होगी, क्योंकि कोई अपडेट है, न्यूज़ है, बुक्स है, पीडीएफ दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, तो हेल्प होगी वो आपकी, जो आपकी हेल्प काफ़ी करेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग साइंस की क्लास करेंगे। और एक बात मालूम है, साइंस की क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि अब रफ्तार साइंस की क्लास को आगे बढ़ा के ओवर करने की। तो लगातार मैं 3-4 दिन आपकी साइंस की क्लास कंटिन्यूस वे में करूँगी, ताकि एक के बाद एक क्रम में आप पढ़ते जाओ कि इतना 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 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। मैंने ऊर्जा कार्य की कई सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी। अब ये पढ़ाने के बाद मैं आपको सरल मशीन के बारे में बताऊंगी। सरल मशीन बताने के बाद फिर मैं आपको जो है आपके जो सेक्शन है थोड़े से और कुछ दिए गए हैं वो बायो के बताने हैं, उसको बताने के बाद केमिस्ट्री, और ये साइंस ओवर। तो यहाँ तक कोशिश है कि मैं दिवाली से पहले साइंस पूरा ओवर कर दूँगी, लेकिन आपको डटे रहना होगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, ये रही अपडेट, फटाफट बढ़ते हैं। तो ऊर्जा आता है कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं। मैकेनिकल एनर्जी और सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रो जो है एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बहुत कुछ एनर्जी। तो सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखने को आता है, वही हम उतना आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि भूलने की भी कोशिश रहती है। दूसरा 25 नंबर का एक छोटा पेपर आता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा के प्रकारों के बारे में है। तो पहला यहाँ पर है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में है। ये क्या होती है, प्रश्न आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो आप लिखेंगे कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। काम करने के लिए किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु है, थिंग्स है, कुछ भी है, विद्यमान गतिज ऊर्जा व काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, के योग को, इन दोनों का जो योग होता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा को सरल शब्दों में कहें तो ये कहेंगे किसी वस्तु में कोई सामान है, कोई भी सामान है, विद्यमान इस जैसे मतलब जिस कंडीशन में वो है, उसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा को, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, उसमें जो गति हो रही है और जो उसकी कंडीशन है उसके कारण उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये वाली जो परिभाषा यहाँ से यहाँ तक की लिखी, ये आपको याद करनी है। इसको लर्न कर लीजिए। ध्यान रखें कि कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, किसी भी वस्तु में जो विद्यमान गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें रिजल्ट के तौर पर मिलता है। जैसे इसका एक सूत्र होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक चीज़ और, एमसीक्यू जो साइंस में आते हैं उसमें ये फार्मूला के भी आपको मिल जाते हैं, फार्मूला के एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए जब हम गेट को धकेलते हैं, जो हमारा लोहे का गेट होता है मेन डोर का, ठीक है, हम उसको पुश करते हैं, ठेलते हैं, ढकेलते हैं, तो ढकेलते हैं तो वो खुल जाता है। तो यहाँ मैंने अपने अंदर, जो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जो हमारी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है, उस ऊर्जा को काम में लगा दिया कि अब तुम्हारी बारी है, तुम काम में लग जाओ। अपने अंदर निहित उस ऊर्जा के कारण हमने अपने हाथों को उठाया, हमने जो हाथ एक रेस्ट कंडीशन में थे उसको हमने उठाया,
और उठाकर अपनी उस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से गेट को धक्का दिया। मैंने गेट को धक्का देने के लिए अपने हाथों से काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग किया। मतलब हमने जो हाथों को उठाया, जो उसमें स्थिति ऊर्जा थी उसको काम देने के लिए हमने अपने हाथों को उठाया और जो काइनेटिक एनर्जी उसमें थी उसके हिसाब से उसको पुश किया, उसको ढकेला। तो मेरे द्वारा गेट की जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उन दोनों से स्थानांतरित की गई, उन दोनों के बल से की गई, जिसके कारण गेट का दरवाज़ा खुल जाता है। अर्थात मेरे द्वारा गेट को ढकेलने पर स्थानांतरित की गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके कारण गेट खुल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ को समझाने का है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल लिखना होगा इनके साथ में, ठीक है। हमेशा ज़रूरी एग्जाम्पल आप मतलब लिखो ही, पर अगर परिभाषा बनती है थोड़ा सा लिख दोगे तो वो काफ़ी अच्छा है। या बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उनको भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपको करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लिखना होगा। और साइंस से फिगर्स भी आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस पेन से कर लीजिए, पेंसिल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। दूसरी ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं, केमिकल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, इनका उपयोग क्या है, सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो क्वेश्चंस इनके फॉर्म में बहुत सारे करवाएंगे, आपको 100 प्रश्न करवा देंगे, लेकिन पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है ये जानते हैं। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, जी हाँ, एक प्रकार की एनर्जी का ये भी फॉर्म होता है। डिफरेंट फॉर्म्स में से एक फॉर्म ये भी होता है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थों के मध्य संचित होता है। ये जो एनर्जी का केमिकल एनर्जी का फॉर्म होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके बीच में पाया जाता है, उनके बीच में होता है। यह अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण, जो अणु होते हैं उनके परमाणु की स्थिति के कारण विभिन्न छोटे कणों को आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो कहाँ पर होती है, पदार्थों के मध्य में संचित होती है। तो छोटी सी एक एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी परिभाषा है जो आप अपने आराम से कॉपी में याद कर सकते हो। इतना ही लिखना, इससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 नंबर में बहुत नहीं लिखते हैं। आगे बढ़िए। ध्वनि की ऊर्जा किसे कहते हैं, साउंड एनर्जी क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दिए। से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो ध्वनि ऊर्जा का ही भी एक रूप है, ये भी जैसे सारे रूप आ रहे हैं वैसे एक बार एक करके ये भी रूप आ रहा है, ये ठीक है, ये एक रूप है। और यह कंपन से आती है, वाइब्रेशन से होती है, ड्यू टू वाइब्रेट, इट्स कम फ्रॉम वाइब्रेट। ये कंपन से होती है, ये कंपन ध्वनि तरंगे बनाते हैं, जो हमारे कानों तक पहुंचने से पहले हवा और पानी के से माध्यमों से पास होकर आती है, तब हमारे ये ईयर्स के पास में आती है। जैसे सोनिक बूम की वॉइस होती है, ठीक है, स्टूडियो पर बजने वाला गाना होता है, आपकी आवाज़ होती है, ये सारे के सारे आपके साउंड एनर्जी के फॉर्म्स में ही आते हैं, उसमें ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके बारे में देखेंगे, जल्दी से क्विक करिए। ध्यान रखिए, इजी है, सिंपल है, बहुत बेसिक है। हमें जो क्वेश्चंस कई सालों से रिपीट हो रहे हैं उनमें से कई सारे आते हैं, लिखने को भी आते हैं, तो हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है, समझ में आ जाएगा। सेल्फ स्टडी करिए, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एकदम सीरीज से डिपेंड मत रहिए, क्योंकि सीरीज से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, वो क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए, ऊर्जा कहिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी ऊर्जा में दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के बेस पर आकर्षण शामिल होते हैं, या ये आंतरिक ऊर्जा के आधार के रूप में काम कर सकता है। जैसे सेल्फ पर रखी हुई किसी वस्तु की जो इसकी संभावित ऊर्जा है, या पृथ्वी के चारों ओर जो कक्ष में चंद्रमा का काइनेटिक एनर्जी के रूप में घूम रहा है, ये सारी चीज़ें आपके ग्रेविटेशनल ऊर्जा में आ जाती हैं। आप कई सारी चीज़ें बता सकते हैं, इनका अगर एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा वायुमंडल को पृथ्वी से जोड़ के रखती है। जो जुड़ाव आपको देखने को मिलता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण होता है। और भी इजी चाहे तो कई सारी परिभाषाएं हैं जो लिख सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चंस के फॉर्म में उनको बहुत अच्छे से करवा देंगे और भी ज़्यादा तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा क्या होती है, ये किसे कहते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रकार, देखिए, दीप्तमान ऊर्जा कहिए या विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहिए, दोनों एक ही है। प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसको हम विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश के किसी भी रूप में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है। प्रकाश का, लाइट का कोई भी रूप हो उसमें ये होती है, जिसमें स्पेक्ट्रम के वो हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम अपनी नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं।
जैसे रेडियो है, गामा रेज है, एक्स रेज है, माइक्रोवेव है, पैरावैग्नी, ये सारी की सारी आपकी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के ही स्रोत में आ जाते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो प्रिपेयर रहिए क्वेश्चंस कैसे पेपर में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बात करते हैं रसायन ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा परमाणु और अणुओं के बीच की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किससे होती है? परमाणु और अणुओं के बीच जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनसे क्रिएट होती है, वहाँ से बनती है। रासायनिक ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे विद्युत रासायनिक ऊर्जा भी होती है, और केमिकल क्या है ये दूसरे फॉर्म में बता दे रहा है। ये वाली लाइन फिलहाल काट दो, वरना ये दूसरे चीज में आ जाएगा। ये इतनी सी काट दो, ठीक है। यही वाली इतनी ले लो, बस इतना इनफ है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेल और बैटरी है। सेल और बैटरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है छोटे छोटे। ये सारी चीज़ें हमने साइंस में 6th-7th में खूब पढ़ के रखी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई 6th 7th 8th में की है तो ये फ्रेंड बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। हमें इन्हें बिल्कुल भी उलझना नहीं है, बहुत समय भी अपना है। समय उस पर देना है जो नया है या हमको नहीं पता है, ठीक है। हम उस पर अपने वक्त को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमाणु ऊर्जा। अब ये क्या होती है? ये तो केमिस्ट्री वगैरह में बहुत रहता है। तो इनको किसको कहते हैं, ये क्या होती है, इनके क्या मतलब है? तो कहेंगे कि परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो परमाणु नाभिक में न्यूक्लियस में परिवर्तन या परमाणु प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। जैसे विखंडन हो रहा है, तो संयलन हो रहा है, परमाणु का क्षय हो रहा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। परमाणु विस्फोट या परमाणु संयंत्र से निकलने वाली शक्ति, इस प्रकार की ऊर्जा विशिष्ट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो छोटी सी आप परिभाषा लिख दीजिए एक लाइन की, और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सेट कर दीजिए। इतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन वहाँ पर हड़बड़ाहट में आप गलत भी कर देते हो, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं, ये क्या होती है? तो तापीय ऊर्जा या ऊष्म ऊर्जा, दो प्रणालियों के बीच के तापमान के अंतर को जो दर्शाती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे एक कप गर्म कॉफ़ी में जो तापीय ऊर्जा होती है, और आप उसमें हीट उत्पन्न करते हैं, आप उसके पर्यावरण के हिसाब से संबंध को तापीय ऊर्जा में जोड़ देते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं कि सारी ऊर्जा के बारे में, बस नाम से इंडिकेट करके बता दे रहे हैं। एक एक लाइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल है, बेसिक है, समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन बनता है, लिखने को भी आता है या एमसीक्यू में आ सकता है, कि जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती? कोई चीज़ एकदम फ्रीली आप रैंडमली आप देखोगे तो वो एकदम फ्री होके गिरने की जो ऊर्जा हो रही, कोई भी चीज़ गिर रही है, तो ऊर्जा उसकी कैसी होगी? उसकी ऊर्जा स्थित होगी, ठीक है। उसकी एनर्जी कैसी होगी? एकदम कॉन्स्टेंट होगी, एकदम स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पिंड पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? कोई पिंड है, कोई बॉडी उस पर वर्क कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, उसकी एनर्जी जो है ऊर्जा का क्या होगा? बढ़ेगी, उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि उस पर काम हो रहा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? आप कहेंगे ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलो घंटा होती है। क्या होती है? किलो घंटा होती है। बस बेसिक सिंपल। ऑब्जेक्टिव में आए तो कर लो, लिखने को आए तो कर लो। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा क्या होती है, तो क्या कहते हैं? तो पवन ऊर्जा बहती हुई हवा से उत्पन्न की गई एनर्जी होती है, जिसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ये एक वायु की नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन की चक्कियों को लगाया जाता है, काफ़ी ऊंची ऊंची ऊंचाई पर, और ये कह सकते हैं जिनके द्वारा गतिज ऊर्जा और मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिक में चेंज कर लेते हैं। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इतना इनफ है लिखने के लिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पवन ऊर्जा के महत्व बताइए। तो पवन एक नवीकरणीय स्रोत है, जिसको हम दोबारा से बनाकर काम में ले सकते हैं। ये मुफ्त में उपलब्ध होती है, गॉड गिफ्टेड है, नेचर में प्रेजेंट है। ये खुली मात्रा में काफ़ी उपलब्ध होती है। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सस्ता और भरोसेमंद स्रोत जो है वो हवा ही है, मतलब एक एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है। ध्यान रखना, 4 पॉइंट सिंपल सिंपल। बात करते हैं, एक पॉइंट बहुत और पूछा जाता है कि ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा या ज्वार भाटा ऊर्जा किसे कहते हैं? आता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो जब समुद्री जल ऊपर उठता है या आता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं। कुछ इस तरीके से ज्वार भाटा होता है।
चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरी जल पर जब सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तभी ज्वारभाटा चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल बल के द्वारा खिंचाव के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ये पृथ्वी पर जो ये समुद्र के जल में ऊपर नीचे होना होता है कि चंद्रमा के अट्रैक्शन की शक्ति के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग फेज में अटैच होते हैं, जहाँ पर ये टाइड की कंडीशंस क्रिएट होती है। तो जो कि नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अब होगी ओवर, और जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी है वो मैंने आपको बता दी। बाकी कुछ चीज़ें जो बची हुई होंगी, मान लीजिए कुछ रह भी जाता है तो वो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में वो करवा दूंगी। तो आपका एनर्जी का जो टॉपिक है वो होता है ओवर। कल हम डायरेक्ट स्विच करेंगे मशीन पे, सिंपल मशीन, सरल मशीन, गिरने वगैरह जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे और पढ़ेंगे तो बायो की तरफ पढ़ेंगे, ताकि ये साइंस जल्दी से कवर करके क्वेश्चंस के फॉर्म में आए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं करूँगी, वही बातें बताऊँगी जितना पेपर में अब आएगा। टाइम कम है, कोर्स काफ़ी लंबा है, पढ़ना है और क्वेश्चंस के फॉर्म में ज़्यादा कर ले, ताकि उसका लिखना सीख लो आप लोग। ठीक है, तो ये रही क्लास आप सभी की। उम्मीद है क्लास काफ़ी अच्छी होगी। आप लोग की शाम की जो रात की 9 बजे की क्लास होगी वो इंग्लिश की होगी, तो अपने टाइम पर क्लास को आइएगा, अटेंड करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।